अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। चाय खाने की रौनकें बहाल रखने की हम पूरी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसी शख्सियात को मदऊ किया जाए और ऐसी मुख्तलिफ़ जहतों की शख्सियात को हम मदऊ करें कि जिनको सुनकर आपको ना सिर्फ ये कि ज़िंदगी और फ़िक्र और दुनिया और दानिश्वरी सबका पता चले बल्कि मुख्तलिफ़ जहतों का भी पता चले। आज की जो शख्सियत हैं मुझे उनसे बात करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ना सिर्फ ये कि वो दानिश्वर हैं, मुहक्किक हैं, नाशिर हैं, सबसे बढ़कर कि वो बाएं बाजू की फ़िक्र के एक तवाना मैं समझता हूँ रहनुमा भी हैं और नुमाइंदगी भी करते हैं पूरी दुनिया में। उर्दू ज़बान में जो रोशन ख़याली पर काम हो रहा है उसमें वो सरे फ़हरिस्त हैं। बग़ैर किसी मज़ीद ताख़ीर के मैं आपको मुतारिफ़ कराऊँगा। जनाब आज हमारे मेहमान हैं फ़र्रुख सुहेल गोंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआ। सर आप तो कभी तुर्की होते हैं, कभी लाहौर होते हैं, कराची बड़ी मुश्किल से बीच में आपका स्टॉप बना है। हाँ, ये कोरोना ने रोका, वरना मैं कराची तय कर लिया था कि 5-4 महीने बाद एक दफ़ा जाया करूँगा। यहाँ पे बड़े बड़े शानदार लोग रहते हैं, दानिश्वर, अदीब, सहाफ़ी, एक्टिविस्ट। तो उन लोगों से मेरा मिलने का ख्वाब था। अब इसीलिए मैंने पहले 3 दिन का प्लान किया, फिर मैंने अपना टिकट जो उनसे तब्दील कराया 5 दिन। वाह वाह, क्या बात। मैं आता रहूँगा। तो आपको खुश आमदीद कहते हैं कराची में भी और हमारे शो में भी। तो गुफ्तगू बहुत सारी है मेरे जहन में। मैं आपकी चीज़ें सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, आपके इदारे की किताबें भी पढ़ता हूँ और आप बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं जो अपडेट भी करते रहते हैं हमें। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये अभी हाल ही में आपकी ये जो किताब है जुल्फ़कार अली भुट्टो का कत्ल कैसे हुआ, इसका उर्दू तर्जुमा शाया हुआ, फिर सिंधी तर्जुमा भी आ गया है और अभी हाल ही में कराची में इस सिंधी तर्जुमे की तकरीब भी हुई। तो इसके साथ आपकी ज़िंदगी की पहली किताब 25 साल की उम्र में आपने जो है वो लिखी 19 साल में, छपी 25 साल की उम्र में नहीं थी सकती। छपी को जावलक के ज़माने में, लेकिन 19 साल में ज़्यादा जबर था। बिल्कुल। तो ये मैं दिखा रहा हूँ नाजरीन को कि ये 3 किताबें, मैं यहाँ से गुफ्तगू शुरू करूँगा। किताबें तो बहुत हैं फ़र्रुख साहब की और उस पर बात भी होगी। और तो ये बताइए कि रोशन ख़याली और भुट्टो साहब और आपका जुनून ज़माना तालिब इल्मी से, जब लोग फ़िल्मों के हीरो से प्यार करते हैं, आप जमहूरियत और सियासत के हीरोज़ के आप अकीदतमंद थे और उसके अभी मैं तुर्की की तरफ भी आऊँगा। तो ये कैसे, कहाँ से शुरू हुई ये बात? असल में जुल्फ़कार अली भुट्टो से इश्क मेरा वो ज़माना जो 60s है ना, काश मैं उस वक्त 25 साल का होता। उस वक्त मैं 10 साल का था या 12 साल का था, यानी कि 60 में मैं 10 साल का था। दुनिया में जो इंसानी तारीख है 150 साल में, जो 60s है, ये दुनिया में रोमांस और रेवोल्यूशन का है। अच्छा। पूरी दुनिया, लैटिन अमेरिका देख लें, अफ्रीका देख लें, यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, पाकिस्तान देख लें, हिंदुस्तान देख लें, लेबनान देख लें, मिडल ईस्ट देख, ये रेवोल्यूशन और रोमांस, अच्छी फिल्में, अच्छा लिटरेचर, इंकलाब, बड़े बड़े लीडर पैदा हो रहे हैं। अमेरिका में कैनेडी पैदा हो रहा है, लैटिन अमेरिका में राइटर देख लें। तो मैं उसमें बच्चा था, शायद मैं अपनी उम्र से ज़्यादा सोचता था। ठीक है। तो BBC पे सैरबिन सुनते थे अब्बा जी, तो उन्होंने कहा एक बंदा है वो इस्तीफ़ा दे चुका है, भुट्टो। अच्छा। तो वो जो शहर था, फिर मैंने अपने गली में जुलूस देखे सरगोदा में, तो मैं बड़ा आइडियलाइज करता, काश मैं कॉलेज में होता। मैं स्कूल में जाने का बच्चा था। अच्छा। 5वीं 4थी में पढ़ता था, तो मैं एक्टिविस्ट हो गया उसी वक्त। यानी आप पैदाइशी एक्टिविस्ट हैं मैं अगर कहूँ तो। हाँ, वो जो रोमांस था, पहले मेरा रोमांस MM आलम मुझे हीरो थे मेरे, और अजीज भट्टी, 65 की जंग हो चुकी थी। सही। फिर उन हीरोज के ऊपर डोमिनेट कर गए जुल्फ़कार अली भुट्टो। ठीक। अब एक पढ़ा लिखा लीडर जो ऑक्सफोर्ड का, लिंकन जिन का, बर्कले का, फिर जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो वो किताबें पढ़ता था। मैंने पढ़ा बचपन में, टीनेज था मैं, तो मैंने कहा तालीम बड़ी ताकत है। वरना ऑक्सफोर्ड से तो मुमताज़ भुट्टो भी पढ़े हुए हैं, सरगोदा में हमारे कई फ्यूडल पढ़ के आते थे, ऑक्सफोर्ड भी उसी स्कूल कॉलेज से। लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो सिर्फ ऑक्सफोर्ड, लिंकन इन, बर्कले से नहीं, उन किताबों से भुट्टो बना। वाह। जिन्होंने उनको बर्टन रसल का दोस्त बना दिया, इतने बड़े दानिश्वर का, अपने वक्त का। सही बात। इतना बड़ा आदमी, भुट्टो पर फख्र करता था और भुट्टो उनसे मशवरा लेता था। तो वो जब आप वहीद मुराद से मुतासिर होते हैं, हम देखते थे, तो फिर बाल वैसे बनाते हैं। तो मैंने कोशिश की कि हम, जैसे मजहब का रिचुअल बड़ा है आजकल, रूह नहीं है, तो मैंने कहा भुट्टो का रिचुअल नहीं, उनकी रूह इल्म है भुट्टो के। क्या बात। आप देखें ना कि एक बंदा 49 का है,
तो वो उसका इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है, फांसी की कोठरी में चला जाता है। यहाँ 49 के CV लेके आते हैं। सही बात। 32 साल का था सिकंदर आज़म, तो वो मर गया, तो बड़ा आदमी था। फिर मैंने उसको सूली पे चढ़ते देखा, तो वो जो रोमांस था वो बढ़ता गया। अच्छा, वो नजरियाती होता गया। पहले वो करिज्मेटिक लीडरशिप से जुड़ा, उसका कनेक्शन सफ़र होता है ना, वो करिश्मे से जुड़ा भुट्टो के, फिर भुट्टो के फलसफे से, फिर उससे बड़े फलसफे से। फिर मैं बल्गारिया चला गया 83। अच्छा, वो मेरी एक आने वाली सफरनामा है, उसमें ये सारा है, और मैं कम्युनिस्ट हो गया। वाह। और मैंने फिर कम्युनिज्म को आंखों से देखा। दुनिया उन दिनों बैंकॉक जाती थी जैसे आजकल तुर्की जाती है, मेरी उम्र के। मैं 23 साल का था, 22 साल का, तो बाई रोड गया, ट्रेन बसों पे बैठ के ईरान, टर्की, खोमेनी का ईरान देखा। यानी फुल इनकलाबी थे आप, मतलब फुल वाले। हाँ। फिर वहाँ कहा उन्होंने पढ़ो, मैं कहनी मैंने इनकलाब लाना है पाकिस्तान में। तो ये जो सफर था इल्म का अभी भी जारी है, बंद नहीं होता ये, चूंकि जिस दिन बंद होगा तो उस दिन तो कब्र में बंद होंगे हम। सही बात। तो जब तक जिंदा है ये इल्म का सफर, शऊर का सफर, ये मेरा पैशन है, ये मेरी जिंदगी है। नहीं, आपकी एनर्जी देख के यकीन आता है कि वाकई आपको किताबों से और लिखने पढ़ने से इश्क है। और लिखने पढ़ने वाले आदमी को अगर चाय ना पूछी जाए तो बेअदबी होती है। तो आप चाय पीना पसंद करेंगे हमारे ढाबे की? मेरी जिंदगी में 3 चीजें बड़ी अहम है। अच्छा। मौसीकी, सफर और चाय। वाह। और सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरा नॉन स्टॉप 3 से 4 कप होते हैं, और उसके साथ मौसीकी सुनता हूँ, साथ अखबार पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। तो अगर आप चाय देंगे तो मैं और भाई चाय पिलाओ भाई सर को जबरदस्त सी। और आप तो हमारे शोज देखते भी हैं, आपको पता है हमारी चाय बिल्कुल ताजा बनती है। ये नौजवान चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं, ये हर मजाज की चाय बना लेते हैं। बिल्कुल। वाह भाई, पंजाबी वाली दूध पत्ती भी बनाते हैं, मैंने देखा है। क्या बात है, जैसा मेहमान ये वैसी चाय बनाते हैं। समझदार है तो भाई, बहुत अच्छे यार, बड़े मशहूर हो गए तुम यार। अब तो लाहौर से डिमांड आएगी। लाहौर से डिमांड आ गई, बल्कि मैं तो तुर्की से कहूंगा डिमांड आई है। ये वहां चले गए तो चल जाएगी ये चाय। क्या बात है। तो भाई अच्छी सी चाय पिलाएं सर को। और क्या बात है। तो मुझे ये बताइए कि अब आप तुर्की में भी रहते हैं, काम करते हैं, और यहाँ भी पाकिस्तान में लाहौर में आप होते हैं। आपका जो इदारा है जमहूरी पब्लिकेशंस, ये एक ऐसे तबके की नुमाइंदगी कर रहा है जिसको हम लेफ़्ट या बाएं बाजू का तबका कहते हैं। और मेरी दानिस्त में, जो कि मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहता भी हूँ कि हम हारे हुए लोग हैं। तो क्या हम हारे हुए, और अगर हम हारे हुए नहीं तो हमारे साथ हुआ क्या पिछले 20-30 सालों में कि हम नज़र नहीं आ रहे कहीं, और जो थोड़े बहुत हैं वो मिलावटशुदा हैं, माजरत के साथ। देखिए 2, 4, 10, 12 सवाल हैं। पहली बात है कि मैंने बाई डिज़ाइन ये तय, चूँकि मैं बचपन से सफ़र के लिए 2 महीने ज़रूर निकालता था, ठीक, अपनी पॉकेट मनी जमा करके, बल्कि कर्जे उठा के। मोटरसाइकिल नहीं था लेता मैं, गाड़ी नहीं था लेता, मेरी उम्र के लोग जवान, उस वक्त भी मैं 2 महीने 1.5 महीने सफ़र में जाता था, जो कि लर्निंग है। बिल्कुल ठीक। मैं कहता हूँ जहाँ किताब का इल्म ख़त्म होता है वहाँ मुशाहिदे का इल्म शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो सफ़र करता हूँ, लेकिन मैंने 6-7 साल पहले डिज़ाइन किया कि मैं 2-3 महीने बाहर रहा करूँ, और उसको पूरा प्लान किया है। मसलन मैं फिर मैंने इसको बढ़ा दिया, कोरोना की वजह से ज़्यादा रह रहा हूँ क्योंकि वहाँ घर रहता हूँ। ठीक। मैंने ये डिज़ाइन किया कि 7 महीने में मैं 21 महीने का काउंट करके 8 आवर्स पर डे काम करता हूँ। अच्छा। मेरी एफिशिएंसी जो है काम की, यानी कि मैं 7 महीने में 21 महीने जितना काम करता हूँ पाकिस्तान में। वाह वाह। जो नज़र आता हूँ इस काम की वजह से आता हूँ। ऑफिस को मैंने, अब लोगों ने ऑनलाइन अब शुरू हुए हैं, मैं 10 साल से ऑनलाइन हूँ। 10 साल से ऑनलाइन? अपना कॉलम भी ऑनलाइन किया, मैंने प्रोग्राम करवाए अपने नियो पे ऑनलाइन। वाह। तो वो जो मेरे दफ्तर की, तीसरा दफ्तर इतना एम्पावर है हमारा, मिसबा सरफराज, हुमा अनवर, उमर, सैयद उमर, आप बड़ी अच्छी टीम है आपकी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो कम्यून है असल में। वाह क्या बात है। कम्यून है। उस पे राव मंजर हयात ने कॉलम लिखा था दफ्तर में, कहा जी मैकडोनल्ड चलता है क्या, वो उसका मालिक वहाँ आता है? पहले मैं एक चाय साथ साथ चलेगी। तो एक था, दूसरा मॉडल था कि इसको, जो अब ऊबर वाला क्या अब खुद गाड़ी चलाता है ना, उसकी गाड़ी अपनी है ना, उसका ड्राइवर अपना है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट है, इंटेलिजेंस की इन्वेस्टमेंट है ना। तो मैंने एम्पावर किया अपनी टीम को, उनको स्किल दी, उन पे कॉन्फिडेंस है, खाली फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉलिसी मेकिंग में, पब्लिशिंग में। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात की यहाँ तायद करूँगा। और आज मुझे ये मौका मिला है, मैंने आपके इदारे के तराजुम पढ़े हैं, ख़ास तौर पे हुमा अनवर साहिबा के तराजुम और दीगर लोगों के भी, लेकिन ज़्यादा जिनको मैंने पढ़ा, तो मैं समझता हूँ कि ये आपका कामयाब तजर्बा है कम्यून का, कि ऐसी ऐसी चीज़ें कि वो सिर्फ कोई दफ्तर ही नहीं चला रहे, वो दानिश्वरी में भी हिस्सा डाल रहे हैं। इट्स ए काइंड ऑफ थिंक टैंक। यस। एंड टू डू टैंक। बिल्कुल ठीक। और करने के लिए
चूँकि जो पब्लिशिंग है, मैंने यूरोप के पब्लिशिंग हाउस मेरे मॉडल है, उसमें प्लूटो प्रेस का जिक्र करूंगा। उनसे हमने किताबें लेके जो चॉम्स्की को छापते हैं, जो हॉवर्ड ज़िन को, एक इंटेलेक्चुअल लोग पब्लिशिंग हाउस चलाते हैं। बिल्कुल सही। अब इसका मैंने डोनर नहीं रखा। बिल्कुल ठीक। यहाँ कुछ अदारे हैं जो डोनर्स पर चलते हैं। जब आप डोनर्स पे किताब छापते हैं तो जड़ा उनका होता है, चलो वो हमारे से मिलता हो, लेकिन वो फिर बेचता नहीं है बंदा। हमारा डोनर आप जैसा रीडर है जो अपनी हलाल की कमाई से 500,000 रुपए की किताब खरीदता है। तो ये एक बाय डिज़ाइन है और एम्पावर्ड है जमहूरी पब्लिकेशन। उसका जो स्टाफ है, उसकी जो टीम है और वो ओनर है, और लॉन्ग रन में वो ज़्यादा उसकी ओनरशिप होगी। ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मलकियत पे यकीन नहीं रखता। असल फलसफा तो यही है ना, देखे ना, सोशलिज्म का अमली जो फलसफा। जहां तक मैं सोशलिज्म ला सकता था वो तो लाऊं ना। अपनी जिंदगी में सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म खाली सादा कपड़े पहन के बड़े घर में रहना और इंकलाब की जदोजहद नहीं, अपने इर्द गिर्द की टीम, जो बहन भाई, दफ्तर, वहाँ सोशलिज्म को लागू करना। बिल्कुल ठीक। और जैसे इस्लाम में भी यही है, दौलत का इर्तिकाज ममनू है, तो मैं दौलत के इर्तिकाज पे यकीन नहीं रखता। तो जो बाया बाजू है, मैं अब आपको मैं अगर आप मुझे इजाजत दें और बेअदबी ना हो, मैं चाहता हूँ आप चाय गरम गरम पी लें। नहीं, मैं पीता रहूंगा, मैं स्लो पीता हूँ। एक वक्फा लेते हैं और हमारे नाजरीन भी अपनी चाय बना लेंगे, वापस आते हैं। और ये जो अब आप शुरू करने वाले हैं ना, मैं इसको बड़ी तवज्जो से सुनूंगा। जी। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। जी, गुफ्तगू हो रही है फ़र्रुख सुहेल गोइंदी साहब से, और इनसे क्या पूछा जाए और क्या छोड़ा जाए मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो बात हो रही थी, हम लेफ़्ट तक आ गए थे। अब आपने कहा ना जी, जहाँ तक लेफ़्ट की बात है, तो वो बात क्या है? देखिए, आपने पूछा था कि पाकिस्तान में क्या लेफ़्ट सुकड़ गया है और जो है वो महदूद है, खालिस। आप तो नरम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हार गया है, मैं तो ये कहता हूँ। हाँ, हार गया है। असल में वो लेफ़्ट सफारत खानों से जुड़ा हुआ था। अच्छा। कोई चीन के सफारत खाने से जुड़ा था, कोई रूस के, ठीक था, चलो उस वक्त एक सर जंग थी, चूँकि वो भी एक महाज था। 90s के बाद लाहौर में हम 2-3 लोग थे जो 30s में थे, ठीक, या 20s में थे। एक मैं था अपनी तरह का, ठीक, एक फारूक तारक हैं, ठीक, एक लाल खान थे, ठीक, और हम तीनों अलग-अलग भी थे और इकट्ठे भी थे। तीनों का थोड़ा सा पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी है और स्ट्रेटजी में बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन हम तीनों ने काम किया। हमने सरेंडर नहीं किया। सही। लाल खान चले गए इस दुनिया से पिछले साल, फारूक तारिक अभी भी एक्टिव। अभी भी हम लाहौर में आप जो फैज़ मेला देखते हैं, जी, जो जालब मेला देखते हैं, उसकी वजह ये है। क्या बात? तो जब आइए रहमान कहते हैं गोइंदी साहब और फरूख गोइंदी और फारूक तारिक मिले, कुछ होने वाला है, तो हमने सरेंडर नहीं किया। हमने इंडिजिनस लेफ्ट को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नया लेफ्ट, और आ रहा है। मसलन लाल लाल लहराएगा, पेशावर में क्यों नहीं इतना बड़ा होता, वहाँ भी बड़े लोग पुराने हैं, या कराची में अभी भी औरतों का मार्च होता है। ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये अलहदा नहीं है। वुमेन एक्शन फोरम लाहौर में बना था, ताहिरा मजहर अली खान, वो पुराने लेफ्ट। सैफमा भी लाहौर में, सैफमा भी लाहौर में है, लेकिन वो तो एनजीओ थी ना सैफमा, वो प्योर लेफ्ट नहीं था, वो सैफमा इज एनजीओ। ठीक है, मैं प्योर लेफ्ट की बात, बिल्कुल ठीक। तो ये जो अब भी जुलूस लाहौर में क्यों बड़ा होता है, कराची से बच्चियां गई हैं जुलूस में, कि लाहौर तहरीकों को जन्म देता है, उसका एक ख़ास कल्चर है। और आप देख लें, कांग्रेस ने अपनी जो हिंद स्वराज पूरी आज़ादी की मीटिंग की थी, रावी किनारे की थी, लोगों को इस बात का पता नहीं, 1920 या 21 में। सही। खाली करारदाद पाकिस्तान नहीं वहाँ यहाँ लाहौर पास हुई 1940। उससे पहले कांग्रेस ने टोटल इंडियन फ्रीडम की जो इजलास हुआ था, रावी हुए था। तो हम लाहौर की इस रवायत को ज़िंदा रखना चाहते हैं, और लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि नए लेफ़्ट का बीज डल चुका है। सही। जो लोगों के तजुर्बात हैं, जो लोगों के यूथ के तजुर्बात हैं, जो दूसरी उम्र के, तो इसी वजह से लाहौर को, पाकिस्तान को, पंजाब को एक नई फ़िक्र की ज़रूरत है जो आज के ज़माने के मुताबिक तरक्की पसंद बायां बाजू हो। और इसमें एक्टिविस्ट भी हैं, इसमें पेंटर्स भी हैं, गुलकार भी हैं, इसमें तख्लीकार भी हैं, कालम नगार कम हैं, हाँ, और मीडिया में कम है, चूँकि आपको पता है वहाँ पर जो सिस्टम है, लेकिन हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। लेकिन तो, जी
कथा कलामी होती है, लेकिन अब फिल्म का मरकज़ तो कराची की तरफ शिफ्ट हो गया और हमें बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही हैं कराची की तरफ, ये क्यों हो रहा है? कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। कराची पाकिस्तान का हिस्सा है। देखिए मैं समझूं, मुझे ज़्यादा बल्कि खुशी होगी पेशावर शिफ्ट हो जाए। हाँ, इसमें क्या है, हम तो पूरी दुनिया पे यकीन रखते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ जो फेलियर हुआ है वो चूंकि सर जंग खत्म हुई थी, एक वजह जो थी। दूसरा डिपेंडेंट लेफ्ट था वो। अच्छा, चूंकि सफारत ये नई जहत हम इसको मतलब शौरी तौर पे हम अब सुन रहे हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं, वो डिपेंडेंट लेफ्ट था। जैसे हम डिपेंडेंट स्टेट है ना, लेफ्ट भी डिपेंडेंट था। अब वो चीन के अंदर पेवंदकारी हुई सरमायाकारी की, तो वो भी सिलसिला। अब आप देखें कि आज का चीन जो है, इवन जो कम्युनिस्ट पार्टी है आज भी, उसने फैसला किया, चीनी सदर ने, आज के चीन का सदर ने, कि ये किताब जमहूरी पब्लिकेशन छापेगा, उसकी किताब। सही। वो जो फॉरेन लैंग्वेज प्रेस है वो दुनिया में 100 से ज़्यादा ज़बानों को तर्जमा करके छापते हैं, लेकिन लाहौर में छपेगा। उन्होंने तय किया ये लेफ्ट का पब्लिशर है पाकिस्तान में, ये जो ली शिपिंग है, तो हमने छापी जमहूरी। हमारी पूरी इंक्वायरी हुई, वो किताब पढ़ी, कौन है ये है। वो कम्युनिस्ट पार्टी का फैसला था, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का फैसला था। तो हमने, मेरा ये यकीन है एक सियासी, कि पाकिस्तान के अंदर लेफ्ट की मूवमेंट अमर्ज कर रही है। और देखें, मैं माजी के को इसलिए कि माजी के लोग ना होते तो हम ना होते, और अगर हमारे बाद कोई आ रहा है तो ये नहीं है कि वो हैं सिर्फ, ठीक, वो हम थे। मसलन जब नवंबर 2019 का जुलूस था तो मैं उसमें मुकर्रर था आखिरी, ज़्यादा लोग जा चुके थे वैसे। तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, उस सड़क पे तो मैं 40 साल से जुलूस निकालता था और यही नारे लगाता था जब ये बच्चे पैदा भी नहीं थे हुए। तो ये बच्चे पैदा तो हुए, लेकिन मुतासर उसी थॉट से हुए ना जो हम करते थे। तो पाकिस्तान में चूँकि अब एक नई फिक्री लहर की बुनियाद डाली जा सकती है, लीडर वो होता है जो बुनियाद डाले, लेकिन वो लीडर नहीं होता जो बनी हुई बुनियाद पॉपुलर के ज़माने के आगे आ जाए। लेकिन सर हमें तो लग रहा है कि माशरा फारिग होता जा रहा है हर चीज़ से। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी तो किताब का नाम है बिखरता समाज। जी बिल्कुल, ये रखी हुई है मेरे पास। इसका एंट्रो ये है जी कि रियासतें बिखर जाएं तो बन जाती हैं, समाज बिखर जाएं तो नहीं बनती। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर टूटी, बन गई उसके से अंदर नई रियासत पहली जंगेजी में। ऑटोमन एम्पायर टूटी, उसके अंदर से नया तुर्की निकला है। सोवियत यूनियन टूटा, उसकी रूशियन फेडरेशन बन गई। पाकिस्तान का समाज टूट रहा है, तो पाकिस्तान के बाएं बाजू के लोगों को ये चाहिए, नौजवानों को मैं कह रहा हूँ, कि वो लिखें और पढ़ें, पहले पढ़ें फिर लिखें, कि इस सोसाइटी को जब आप बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा ना। हुकूमत बदलने से निज़ाम नहीं बदलता। आप इमरान खान को गिरा के जब नई हुकूमत बनाएंगे तो इमरान खान जैसी बनेगी, या नवाज शरीफ को गिराएंगे तो अब कह रहे हैं जी, जब तक वो फिक्री बुनियाद समाज में नहीं बनेगी। समाज का मैं बहुत, मुझे क्रिटिक हूँ और दुख है, दोनों चीज़ें हैं। मुझे डॉक्टर मुबशर हसन ने कहा कि कई नसीहतें की, उसमें ये कहा था कि ये लैंड स्लाइडिंग हो रही है सोसाइटी में। जहाँ से लैंड स्लाइडिंग होती है, कभी सफ़र आप करें, पत्थर जब पहाड़ से गिरते हैं फिर वहाँ पौधे भी निकलते हैं। हमारी सोसाइटी की लैंड स्लाइडिंग कब तक होगी सर? अब आप ऐसे सवाल कर रहे हैं कि मैं जेनेटिकली बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ जी। एनालिसिस अगर आप मेरे सुनेंगे तो वो रैशनल है। अच्छा, सफाक है, सफाक है, वो मैं नहीं कह सकता, चलें, चूँकि मुझे लोगों को होप देनी है। लेकिन ये मैं बता दूं कि लैटिन अमेरिका में दहाइयाँ लग गई, ऐसे मुल्क हुए, ठीक, चूँकि जब जहालत का राज हो जाए, अब हमारे मुल्क में जहालत नहीं है, जहालत पर फ़ख्र भी हम करते हैं जी जी, हर फिक्री बुनियाद पे, तजारती बुनियाद पे, खेलों पे। तो इसलिए हमें एक होप देनी है, हमने एक रिया मुतबादल देना है। मेरे लिए बड़ा आसान है, अपने एक दानश्वर की तरह रोज़ टीवी पे बैठे हुए कौम को गालियाँ निकालूँ, हमारी तारीख गंदी है, लिबरल दोस्त हैं, लिबरल दानश्वर हैं, नाम नेहाद। हाँ, वो कोई तरीका नहीं है उनके भी, चूँकि हम अक्सर कहते हैं कि हर किसी ने अपने अपने हिस्से के पागल चुने हुए हैं। बिल्कुल, तो हमने तो पागल नहीं, अक्ल वाले लोग चुने हैं, रैशनल। तो जो थोड़े लोग होते हैं, मेरा ये, जो थोड़े लोग होते हैं वो फिक्र की बुनियाद पर जिंदा रहते हैं, और जो फिक्र जब फैलती है ना तो ये चंगारी लगती है, यूं ठीक सोसाइटी के अंदर यूं इंकलाब आता है। जैसे अमेरिका में हिपीज़ की मूवमेंट थी, एंटी वॉर की, बिल्कुल वो हिपीज़ की थी। मज़े की बात ये, एंटी वॉर, वो हिपीज़ ने, वो जिनकी कोई तंजीम नहीं थी, कोई कुछ नहीं, मैं उन पर का भी बताऊँ। क्या बात, मैंने सुना है इंटरनेट भी उन्हीं की वजह से आया, उनका हाथ था पीछे, इंटरनेट उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है मौसीकी में। उन्होंने दो दुनिया में बड़ी बुनियादें रखी हैं,
एक एंटी वॉर कॉन्सेप्ट, दूसरा पोल्यूशन की पॉलिटिक्स, दुनिया की सबसे बड़ी एंटी पोल्यूटेड। क्या बात। तो पाकिस्तान के अंदर नई फिक्र की ज़रूरत है, नई तरक्की पसंद सोच। देखें ये जो कैसे होगी सर? हमारी जामियात तो काम नहीं कर रही, सरकार काम नहीं कर रही, रियासत का बयानिया मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल करेंगी। वो जब हम समाज के अंदर तहरीक पैदा करेंगे तो सब कुछ बदलता है, फिर सब कुछ बदलता है, फिर जामियात बदलती हैं, फिर अदारे बदलते हैं। देखें मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अभी आप ही की किताब में पीएचडी का बाजार मजमून है ना पीएचडीज का बाजार लगा हुआ है। कौन सी तहकीक, कहाँ का समाज, कहाँ की तब्दीली? अगर आप मेरे से ये पूछें, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पास पीएचडी स्टूडेंट आते हैं और मैं हैरान होता हूँ कि वो मुझे एफए पास नहीं लगते जी, क्योंकि म्यार ख़त्म हो गया जी। पूरे मुल्क में एमफिल हो रही है। मैं बच्चे से पूछता हूँ, अच्छा सच में जो बच्चा बच्ची बन जाते हैं? इतने बच्चे तो नहीं है जिस मुल्क में 33 साल की लड़की वज़ीर आज़म बन जाए, वहाँ पे यूथ को कॉन्फिडेंस है, वो बच्चे नहीं है उम्र वाइज। तो मैं एमफिल स्कॉलर हूँ। क्या स्कॉलर है? हाँ। आप एमफिल कर रहे हो, नौकरी के लिए कख नहीं पता होता। मतलब एक बच्ची ने अभी मुझे कहा मैं एमफिल स्कॉलर हूँ, तो मुझे बीसी का बता रही थी। सर मुझे आज पता चला, तो मुझे समझा रही, मैंने बीसी बिफोर कोरोना लिखा ना, तो कहती नहीं सर बीसी का ये मतलब होता है। मैं कहा कब पता चला? आप कहती आज पता चला है। और वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं जी। तो ये जवाल है सोसाइटी का। इस जवाल में से हमने अरूज निकालना है। मैं अतातुर्क का क्यों मता हुआ था? बिल्कुल, मैं इमोशनल नहीं था हुआ, कैरिज़्मे की बुनियाद पे भुट्टो का हुआ था। रैशनल जब तुर्की को पढ़ना शुरू किया तो सोसाइटी इससे ज़्यादा जवाल याफ्ता थी। तोपों पर तावीज़ लिखे जाते थे, दुआएं कराई जाती थी, बड़े बड़े मुल्ला वहाँ दुआ करते थे जंगे बल्कान में दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ जाएं। अगर आप ऑटोमन की जवाल की तारीख पढ़ें, हमने अरूज की पढ़नी आजकल शुरू की है, शुक्र है। तो जो जवाल था उसमें से अतातुर्क पैदा हुआ था। उसने इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर तुर्की को और फिक्र की बुनियाद पर एक नई फिक्र दी कि इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो जवाल है हर शोबा ज़िंदगी में है, हर शोबा, इल्म में भी है, अदब में है, शायरी में है, अफसाने में, नावल में, खाली सियासत में नहीं है। सियासत तो चूंकि वो बॉक्सिंग का एक मश्क है ना, उसको मुक्का मारना आसान है, तो उसको जो कहेंगे कुछ नहीं, सियासतदान कहता चलो चल रहे, तो उसके अंदर एक टॉलरेंस होती है। मैं ईमानदारी से बताऊँ, ब्लास्फेमी हो जाती है आजकल अगर आप किसी दानश्वर पर तनकीद करें। लोग तलवारें लेके ज़बान की शक्ल में खड़े हो जाते हैं, आपने गुस्ताखी कर दी, तो आप राय नहीं दे सकते। सोशल मीडिया पर एक तूफानी बदतमीज़ी। हाँ, तो पाकिस्तान के अंदर चूंकि जो जवाल है, हमने इसके अंदर एक रास्ता बनाना, यानी ये तय हो गया आज आपकी गुफ्तगू से कि हम हालत जवाल में, हम जवाल की बहुत आखिरी सतह पर हैं। एक होता है ना जवाल, एक होता है जवाल पजीर, जैसे तरक्की पजीर, एक होता है जो बिल्कुल ही ना हो। हमारा जवाल इतना है, मैं आपको बताऊं, आप अगर मेरा एनालिसिस सुनेंगे मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि डॉक्टर का काम है मरीज का बताना कि कैंसर पहली स्टेज पे है कि दूसरी पे है कि तीसरी पे है। सही। तो हमारा जो जवाल है अनबिलीवेबल है। मैं आपको सही बताऊं, हम चूंकि एक हॉल में रहते हैं पाकिस्तानी, हमारा इंटेलिजेंशिया, हमारा आम आदमी, हमारा प्रोफेसर, मुझे लोग भेज रहे होते हैं मेरी किताब छप गई है, फलां हो गया है, और किताब होती नहीं है ना, उसका इंडेक्स होता है ना रिसर्च होती है, और वो आपने आपको अच्छा कोई चीज़ आलमी से नीचे नहीं है। जी जी, हर चीज़ आलमी, आलमी पंजाबी कॉन्फ्रेंस, आलमी उर्दू मुशायरा, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। तो मैंने कहा मकामी कर लो यार। आलमी आलमी क्या होती है? दो बंदे बाहर से बुला लिया, आलमी हो गया। मैंने कभी आलमी अरबी कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, कभी आलमी फारसी कॉन्फ्रेंस। ये क्या है? ये हमारा एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। नाकाम आदमी, एहसास कमतरी भी, नाकाम आदमी, नाकाम मुआशरा, फिर अपने आप को अपनी दुकान का नाम बड़ा रखता है। हाय हाय, अब आपकी चाय बड़ी है, दुकान छोटी है। हाय, बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक लेते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारी गुत्थियां नाजरीन आज सुलझ रही हैं। हमारी खुशनसीबी ये आए और हमारी बदनसीबी के वक्त बड़ा थोड़ा है। कोशिश करेंगे कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। गुफ्तगू हो रही है फ़ारूक सुहेल साहब से। अच्छा सर, तुर्की आपका एक बहुत मौजू भी है, आपके दिल से भी करीब है, और अब तो आप वहाँ जाते हैं, रहते भी हैं।
बुलंद एजवत एक वज़ीर आज़म तुर्की का इतना ज़बरदस्त नाम, इतना बड़ा नाम, उन्होंने जद्दोजहद भी की उस मुल्क को मुल्क बनाने में, जमहूरी मुल्क बनाने में, फिर आपकी उनसे न्याज़मंदी, फिर वो आपके कहने पर आए भी पाकिस्तान और लाहौर और आपके घर भी, तो ये सारा सिलसिला कैसे हुआ और क्या तजुर्बात हैं और इन तजुर्बात की रोशनी में हमारे लिए क्या उम्मीद है? वो कराची भी आए थे। अच्छा। बल्कि जब यहाँ उतरे तो बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट पे लोग थे हज पे जाने के लिए और चीज़ों के लिए, तो सारे देखने लग गए, कहते क्या है, मैं इस्तकबाल के लिए आए, सब उनको देखने लग गए। एक रात रहे थे यहाँ। अच्छा। हाँ, एजवत साहब से दोस्ती का ताल्लुक मेरा इश्क से जो शुरू हुआ। स्कूल पढ़ता था जब साइप्रस ऑपरेशन हुआ 1974 में, फिर उनसे दूसरा इश्क की वजह बनी जब भुट्टो साहब को फांसी होनी थी, तो जो सबसे ज़्यादा अपीलें आई वो बुलंद एजवत की आई 79 में। फिर 1980 में वहाँ मार्शल लॉ लगा, तो एजवत साहब को बिल्कुल कैद कर दिया गया, और फिर मैं उनको जाके मिलने की कोशिश की। वो आने वाली किताब में जिक्र है, वो पहली ना होने वाली मुलाकात का। फिर पहली मुलाकात की, तो फिर मैंने, चूँकि तुर्की का मदा था, तुर्की की मदाही में एजवत साहब का मदा था, फिर मैं एजवत साहब का और मदा हुआ, उनको फिर मैंने पढ़ा। फिर वो दोबारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, अपोजिशन लीडर भी नहीं थे, यानी कि इतनी थोड़ी माइनॉरिटी रह गई थी, क्योंकि उन पर आईनी पाबंदी लगा दी थी जनरल कनान एवरन ने 1981 के आइन के तहत, कि 10 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। आइन में लिख दिया था कि उन्होंने 91 में सियासत में आना था, लेकिन एक रेफरेंडम हुआ 87 में जिसमें 1% से जीते। मेरी उनसे दोस्ती होती रही, और फिर हम, चूँकि वो लेफ्ट के थे, हमारी फिर दोस्ती, वो मेरे से दो बातों पे बड़ी बहस कर पूछते थे। तुर्की का क्या होगा, क्यों मैं घूमता था फिर पहुंचता था। दूसरा वो पूछते थे अफगानिस्तान में, उनको बड़ा इंटरेस्ट था। और तीसरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, मिडल ईस्ट, अमेरिका। वो ही वाज ए पोइट। रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने जवानी में तर्जुमा किया था। वो शायर थे और सहाफ़ी थे, कम लोगों को पता है। शायर और सहाफ़ी थे और सियासत में आए थे। तुर्की की नहीं, यूरोप की सारी तारीख में आज में जो सबसे ईमानदार और कॉम्पिटेंट वज़ीर आज़म हुए हैं बुलंद एजवत थे। और इस्लामी तारीख का बता दूं कि 16वीं सदी के बाद अगर किसी मुसलमान मुल्क ने अपनी ज़मीन वापस ली, तो बुलंद एजवत ने बहसीयत वज़ीर आज़म साइप्रस में ली। ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना, तो वो लेफ्ट के वज़ीर आज़म, और उनका जो नायब वज़ीर आज़म था वो राइट का था। अच्छा। नजमुद्दीन अरबकान। अच्छा। कितनी टॉलरेंस है ये सोसाइटी में और उनमें। और एजवत साहब को जो बड़ा क्रेडिट जाता है तुर्की में, जो नैरो नेशनलिज्म था तुर्की का, वहाँ एक था, उसको सोशल डेमोक्रेटिक सोसाइटी बना दिया। और स्टेट नैरो नेशनलिज्म को नेशनलिज्म रखा, लेकिन सोशल वेलफेयर स्टेट और सोशल डेमोक्रेसी को बाकायदा अपनी शानदार पॉलिटिक्स और कैरेक्टर से, अपनी गवर्नेंस से, अपनी फिक्र से 4 दफ़ा वज़ीर आज़म, और उनको निकाला जाता था, अमेरिका निकालता था। आखिरी दफ़ा भी 2002 में उनको निकाला है। और मैं आखिरी दफ़ा जब मिलने गया, मैं आपको 2 मीटिंग बड़ी बताता हूँ। मेरी शादी भी मैंने तुर्की में जाके बस ऐसे ही कर ली, बुला के अपनी दोस्त रीमा जो मेरी शरीक है आता है, तो मैंने कहा बाबा जी को हम अपने मिलेंगे। और वो पेशेंट थे अब कैंसर के, मुझे स्पेशली मिलने आए, यूँ मिलते हुए, तो कहते हैं एट लास्ट यू फाउंड, जो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तुर्की में लड़की ढूंढूंगा। मैं कहा टर्की में बट अरब, बिकॉज मैं बेगम लबनान से हैं, तो स्पेशली उस दिन मेरे लिए आए दफ्तर। एक दिन मुझे याद है, वो वज़ीर आज़म थे तुर्की के, 2000 की बात है। तो वो लेफ्ट का वज़ीर आज़म बिल क्लिंटन था, मैं है उसका सदर, तो पूरी तुर्की में था कि वो लेफ्ट का प्राइम मिनिस्टर है अब तुर्की का, और पता नहीं क्या बात होगी इसकी। तो बड़ा सस्पेंस था। मैंने फ़ोन किया तो हुसाम उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बड़े इन्फ्लुएंशियल, उनको मिलने, इनके पीए ने कहा। मैं कहा नहीं, मुझे तो एजवत साहब से मिलना है, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर को तो मिलने नहीं आता डिप्टी। क्योंकि उनकी बेगम को मिलने, मैं कहा वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, चूँकि वो बड़ी एक्टिव थी पस मंज़र में रह के। फिर उन्होंने कहा वो तो बिजी हैं, घर हैं, आज नोट्स बना रहे हैं। वो बड़े लिखे पढ़ने वाले आदमी थे कि सुबह क्लिंटन के लिए उन्होंने जाना है मीटिंग में। तुर्की का वज़ीर आज़म, जिस अर्दवान की कुर्सी पर आज अर्दवान बैठे हैं, आज तुर्की के लिए, मेरे लिए वो कुर्सी मानूस है बड़ी। और वो मुझे प्रोटोकॉल तोड़ के रिसेप्शन से बाहर लेने आते थे। मैं किसी वज़ीर आज़म का बेटा नहीं हूँ, किसी MNA नहीं हूँ, कोई वज़ीर नहीं हूँ, कोई आलमी किसी तंजीम का, कोई NGO का हेड नहीं हूँ। तो मुझे फ़ोन आया 2-4 घंटे के बाद कि प्राइम मिनिस्टर बाशबकान बुलंद एजवत ने कहा कि मैं खुसूसी तौर पर दफ्तर आ रहा हूँ,
और मुझे मिले और अपना ड्राइवर भेजते थे। वो एक ही गाड़ी थी उनकी अपनी साथी, और गाड़ी सरकार की इस्तेमाल, सरदार अभी जिंदा है वो, और गाड़ी भी उनकी रेनो, वही गाड़ी। वो मुझे गाड़ी लेने आई, बताएं कहाँ, कौन से अपार्टमेंट, किस दोस्त की तरफ। क्या बात है। तो वजीर आजम साहब मुझे खुसूसी तौर पर मिलने आए, हम आपस में इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करते थे, डिस्कशन करते थे, और चीज़ें कहीं अमली तौर पे भी करते थे। जब आप कभी आइंदा पूछेंगे तो बताएंगे। ज़रूर। मुझे तो पाकिस्तानी सियासत में वैसे तो जो हालात हमारे हैं, चाहे वो सियासत किसी भी एंगल से हो, तो मैं दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि दिल दुखता है, लेकिन फिर भी मिराज खालिद की एक मिसाल अकलौती नज़र आती है, ऐसी सादगी की और ऐसे। तो आपने तो ये सारा मंजरनामा देखा यहाँ भी और तुर्की में भी, तो अब पाकिस्तान के लिए क्या देखते हैं, नया मंजरनामा क्या बनेगा? हमारे सियासतदान भी नहीं पढ़ते, हमारे खिलाड़ी भी नहीं पढ़ते, हमारे अदाकार भी नहीं पढ़ते, पढ़ाई तो फारिग कर दी है इन्होंने। अब सियासतदानों के ईमानों में जिन्नात रहते हैं और वो खुश हैं कि उनके पास 2 मोकल हैं और उस हुक्मरानी के पीछे एक दिमाग है। वो दिमाग ये कहता है कि अब ये ड्रामा देख लो उनको, वो अपने घर वाले को कहता है कि वो फिर वो सरकार वो ड्रामा लोगों को दिखाते हैं, फिर वो कहता है फलां किताब पढ़ लो। तो वो दिमाग कितना बड़ा होगा। मैं माजरत के साथ, बिल्कुल इल्म इंसान को ऊपर ले जाता है। इल्म दुनिया में मुझे कोई तहजीब दिखा दें, इस्लामी तहजीब भी दिखा दें, बगदाद और स्पेन की तरक्की इल्म से थी। पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया, दोनों कह रहा हूँ जी, इनको पढ़ना होगा जी। जैसे हमारे लिखने वाले लिखते ज़्यादा है, पढ़ते कम है जी। जब तक हार्ड डिस्क, कहते हैं हम बड़े इंटेलिजेंट IQ लेवल, इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर डाटा नहीं जाएगा तो ये प्रोड्यूस कुछ नहीं करेगा। सही तो पाकिस्तान को इल्म की अशद जरूरत, अशद, सही डिग्रियों की नहीं है, डिग्रियों की नहीं, डिग्रियां कुछ भी नहीं होती, इल्म की। इल्म जो है वो बहुत बड़ी ताकत है, बिल्कुल समाज को बदलने की। बिल्कुल सही। मेरे पास बातें तो बेशुमार हैं अभी भी, फिर जब आप कराची आएंगे तो आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अब आप जो नया आजकल किताब आप लिख रहे हैं और बड़े आप उसमें गरकाब हैं की कैफियत में हैं, हम जानना चाहेंगे जाते जाते आप किस ताज़ा तख्लीकी मंसूबे पर बात हो थोड़ी। शुक्रिया। नाम क्या है उस किताब का, नौइयत क्या है, ये सब बताएं। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा कहा गरकाब। मैं कभी लिखने में इतना गरकाब नहीं हुआ। अच्छा। चूँकि मैं एक्टिविस्ट हूँ, सारा दिन काम किया, लिखा, और इसके अलावा और भी किताबें हैं। सही। लेकिन ये किताब कोरोना था तो मैं 7-8 किताबों पे बेवक्त काम कर रहा था। सही। फिर मैंने कहा नहीं, मैं कुछ ट्रेवलॉग लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ट्रेवलॉग, मुझे असल में इरशाद अहमद हक्कानी ने एक लफ्ज़ मेरे लिए कॉइन किया था जो लिखते थे, सियासी जहांगर्द। ये उन्होंने अपने कालमों में जिक्र किया। क्या बात। तो मैं चूँकि सियासी जहांगर्द हूँ, समाज को पढ़ता हूँ, तो मैंने कई सफ़रनामे भी शुरू कर दिए थे। फिर मैंने उनको रोका, नहीं, अगर 83 का सफ़रनामा ना लिखा, उससे पहले मैं हिंदुस्तान गया तो 83 में मैं 22-23 साल का था, तो मैं लाहौर से चला ईरान, टर्की, बुल्गारिया, और ये बहुत मुश्किल काम था। बुल्गारिया की पासपोर्ट पे अगर एंडोर्समेंट करानी होती थी, मैं गिरफ्तार होने लगा था, इस किताब में जिक्र आएगा, वो कर नहीं थे गवर्नमेंट, मेरे पीछे इंटेलिजेंस लग गई। अच्छा। कम्युनिस्ट मुल्क जा रहे हैं, वीज़ा कैसे मिल गया, बाहर भी 6 इंटेलिजेंस वालों ने पकड़ लिया, वीज़े पे अगर स्टैंप हो गया बुल्गारिया से, हो गया तो कैद हो सकती थी। अच्छा। ये छोटी बात नहीं थी। उस ज़माने में इसराइल जाना मुमकिन था, लेकिन बुल्गारिया जाना नामुमकिन था। इसको ममनू दुनिया, कम्युनिस्टों की गद्दार वहाँ पर रहते हैं, वो ममनू हैं, काफिर लोग हैं, मुल्हिद होता है। तो पाकिस्तान चूँकि अमेरिका का जंग लड़ रहा था अफगानिस्तान में, और बहुत ज़्यादा अमेरिका का इन्फ्लुएंस था, सारे इस्लामी लोग अमेरिका के साथ थे। और ब्रेजिंस्की आके यहाँ बॉर्डर पे कहता था कि हम और आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उन्होंने तुम्हारी मस्जिदों और मकानों पे कब्जा कर लिया है, जहाद वाजिब है। ये अमेरिका का मिशन इस्लाम थी, ब्रेजिंस्की कह रहा है, जिसने 5 जहाद बनाया। ऐसे दौर में मैंने सफ़र किया, तो मैंने कहा 83 की मेमोरी मेरी ज़ायल हो जाए, ख़त्म हो जाए। मेरे पास नोट्स थे, टिकट थे, मैंने उसको जिस मुश्किल से लिखा है, वाकई गरकाब होके। और मैंने यहाँ खाना बनाता हूँ, कोई दाल बना ली, दाल करेले, तो आइसोलेशन में था, घर में था, तो मैंने कहा इस टाइम को कंज्यूम करूँ। तो मैंने अपनी किताब तकरीबन 99% मुकम्मल कर लिया। आजकल उसकी एडिटिंग, रीडिंग, ऐसा सफ़रनामा है जिसकी इंडेक्स भी होगी। क्या बात। चूँकि वो 3 तहजीबों, तारीख़ों और तवारीख़ का, 3 मुल्कों का, खुमैनी का ईरान देखा मैंने, ज़ियाउल हक के पाकिस्तान से निकला, खुमैनी का ईरान, जनरल कनान एवरन का मार्शल लॉ वहाँ कैसा था, कैसे सड़कों पे बंदूकों वाले मैंने देखे, फौजी वहाँ पर क्या निज़ाम था। फिर कम्युनिस्ट बुल्गारिया, आहनी दीवार जिसको आयरन कर्टन कहते हैं, वो ट्रेन जब मेरी दाखिल होती है तो मैं ढूंढता हूँ कहाँ है वो खूनखार कुत्तों वाले कम्युनिस्ट पुलिस, जो सुना हुआ था। यहाँ चूँकि बड़ा खौफ था, तो मैं जब वहाँ जाता हूँ, सुर्ख जन्नत जो कम्युनिस्ट मुल्क था, उस
निज़ाम का मैं मुताला करना चाहता हूँ। लोग हैरान होते थे, लोग तो बैंकॉक जाते हैं। तो इस किताब का मैंने नाम रखा है मैं हूँ जहांगीर। वाह। लेकिन इसके अंदर वाक़यात बड़े हैं, दास्तानें हैं, कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं, हिप्पीज़ मिले हैं, पाकिस्तानी मिला है जो पहाड़ों में, कुर्द पहाड़ों में रहता है और वहाँ पे गुलामी में रहता है। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं असल में इस हर चैप्टर में। ये तकरीबन कोई 100 करीब चैप्टर हैं इसके, छोटे बड़े। बिल्कुल ठीक। तो जल्द आप देखेंगे मई तक इंशाअल्लाह। आपको इस किताब की पेशगी मुबारकबाद। रूस का जिक्र रहता है लेकिन वक्त अब बचा नहीं कि वो आपने ऑफिशियल बायोग्राफी भी छापी पुतिन की। फिर उसके अलावा एक जाते जाते मैं चाहूँगा एक लाइन में बस उसका जवाब मुझे दे दें। वो ये, पूरी दुनिया में अब ऑनलाइन डिजिटल सिनेमा चल गया है, चीज़ें बन रही हैं और एक अरसे से फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड बना रहा है, यूरोप बना रहा है। नाजियों के ख़िलाफ़ सिनेमा बहुत तख्लीक हुआ है। नाजियों की हिमायत में, मैं नहीं कहता नाजियों की हिमायत की जाए, लेकिन उस वक्त की जो फ़िक्र थी या जो हिटलर की कुछ अच्छी पहलू भी होंगे या सोशलिज़म के कुछ अच्छे पहलू रूस के होंगे, उस पर कोई सिनेमा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपको नज़र आता है इस पर कोई काम होगा या हुआ है? इस पे काम हो रहा है, खुसूसन सोशलिस्ट पीरियड। ठीक है। जैसे मेरी ये किताब है, ओके, ये किताब पर मुझे सैयद नूर साहब ने कहा था मैं फिल्म बनाऊंगा। अच्छा, हाँ, अब कह तो दिया था। इस किताब के बाद एक और किताब है चले आओ बुल्गारिया। मैं अपने फुट स्टेप पे 30 साल बाद गया हूँ। ठीक है। कम्युनिस्ट बुल्गारिया और नॉन कम्युनिस्ट। ठीक। फिर मैंने और सर्च की तो किताबें लिखी जा रही हैं। मतलब काम हो रहा है, काम हो रहा है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे पब्लिकेशंस। खुसूसन कम्युनिज्म के ज़माने के हवाले से। लेकिन सरमायादारी उसको बड़ा खुरचने की कोशिश कर रही है, कहते हैं नॉस्टैल्जिया है। हाँ, उसको नॉस्टैल्जिया कह देते हैं। नॉस्टैल्जिया के बगैर तो ज़िंदगी भी कुछ। हाँ, ज़िंदगी तो सही बात। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करके कुछ नए ख्वाब देखने की ताब आ रही है, उम्मीदें कुछ पैदा हुई हैं। बड़े दिनों बाद लेफ़्ट की तरफ से कोई अच्छी अच्छी वाइब्स आई हैं, तो मैं इस जो खुशी आपने हमें फ़राहम की, मेरे देखने वालों को आपने फ़राहम की है, उसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देखने वालों की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की, हमारे चाय खाने में आया। बहुत चाय खाने वाले का शुक्रिया और बुलाने वाले का शुक्रिया और देखने वाले का शुक्रिया। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा, हमारी ये उम्मीद है। हम इसके लिए कोशिश करेंगे। आपने यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बड़े दिनों बाद मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इजाज़त लेते हुए कहूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।